कितना योगदान था आपके गर्लफ्रेंड का? जी, अब तो एक्स हो गई हैं, लेकिन हाँ, उनका योगदान काफ़ी शादी हो रहा। गया उनका? नहीं, नहीं, अभी नहीं हुआ है। रिलेशन मतलब कट आउट हो? फ़िलहाल के लिए तो जी। बट हाँ, उनका सहयोग काफ़ी रहा। बातचीत के आई मीन जो हमारा फ़ेज़ था, अच्छा रहा। उनके समर्थन से, सपोर्ट से काफ़ी प्रोत्साहन मिला। हाथ उन्होंने तब थामे रखा जब बिल्कुल अकेला लोनली फ़ील कर रहा था। तो डर नहीं लग रहा था कि अगर बीपीएससी भी छोड़ दिए, यूपीएससी भी नहीं हुआ तो वो फिर न घर के न घाट के हो जाएगा? डर किस बात का सर, बिहारी आदमी है, बिहारी लोग डरते थोड़े ही हैं। अपना टशन था। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ यूपीएससी के टॉपर वैभव विशाल हैं और 9वीं अटेम्प्ट में यानी लास्ट अटेम्प्ट में इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। दो बार स्टेट एग्जाम्स इन्होंने क्लियर किया, लेकिन उसमें ज्वाइनिंग नहीं किए क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है वो यूपीएससी था। इनसे सारी चीजों पर बात करेंगे, कैसे तैयारी किए, स्टेट पीसीएस में ज्वाइन क्यों नहीं किए, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहा है, क्योंकि इतने बार असफल होने के बाद कोई सफल होता है, तो हमको नहीं लगता है कि इनसे कोई ऐसा स्ट्रेटेजी होगा या ऐसा कुछ होगा यूपीएससी का जो इनसे छिपा होगा। सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको विशाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कैसा लग रहा है यूपीएससी टॉपर? पहले जो एक लगता होगा कि बेरोजगार हैं अभी, मतलब एग्जाम्स हो, क्लियर हो, मतलब आपने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन एक बेरोजगार की तरह रहे होंगे, और वहां से यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स क्लियर करना, अब कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है। तरक्की हो, अगर कुछ मिले, अच्छा चीज़, सक्सेस मिले, प्राप्ति हो तो बहुत अच्छा लगता है। एंड यूपीएससी तो यूपीएससी ही है, तो उसमें अगर एक मुकाम को प्राप्त किया है तो काफ़ी अच्छा लगता है। यूपीएससी एक अलग ही खौफ है। यूपीएससी सोचते डर जाते हैं लोग, अरे बहुत हार्ड पेपर आएगा, ये आएगा, वो आएगा। यूपीएससी की शुरुआत कैसे हुई? आपने शुरुआत कैसे किया यूपीएससी की तैयारी करने? जी, 2016 में जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो मेरे पास 2 ऑफर्स थे प्राइवेट सेक्टर के। एक था जेपी मॉर्गन जो मुंबई में था एंड एक था फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स जो चेन्नई में था। इन दोनों ही ऑफर्स को मैंने ठुकरा करके उसी समय से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी है, परीक्षा की। एंड दिल्ली ना जा करके मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये तैयारी माँ-बाप के छत्र छाया में रह करके पटना से ही करूँगा। तो इसीलिए मैंने पटना का रुख कर लिया। तो 2017 में मैंने पहला मेंस लिखा। कुछ त्रुटियां रह गई जिसकी वजह से वो पहली बार में ही नहीं क्लियर हो पाया। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस में फंस गए एंड आज जाकर के निकले हैं। ये आपका 9th अटेम्प्ट। जी कितने बार आप यूपीएससी का मेंस लिखे हैं? सर, ये चौथा मेंस था और पहला और आखिरी इंटरव्यू था मेरा। चौथा मेंस था? जी बाकी कैसे गड़बड़ा जा रहा था? सर, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बोला 2017 में मैंने पहला मेंस लिखा था, 740-45 नंबर आ रहे थे मेरे, बट कुछ मार्क्स से इंटरव्यू का कॉल मिस हो गया। फिर सेकंड टाइम जब मैंने तैयारी की तो प्रीलिम्स का कट ऑफ जो है 0.33 नंबर से मिस हो गया। अगली बार फिर तैयारी की तो 1 नंबर से प्रीलिम्स मिस हो गया। फिर जब इतनी ज्यादा प्री की पढ़ाई कर ली, क्योंकि मैंने सोचा 2 साल प्री नहीं हो पा रहा है तो पहले प्री होगा तभी तो मेंस होगा, तो प्री के लिए पढ़ तो लिया, प्री क्लियर भी हो गया, बट मेंस में नंबर कम आ गए। इसी प्रोसेस में उलझा रहा। 2023 में मैंने और 2024 में 2 दफा मैंने कंसेक्यूटिवली मेंस लिखा, तो 2023 में भी नहीं हो पाया, लेकिन 24 में भाग्य उदय हुआ फाइनली। आप बोले कि आप पटना रहकर तैयारी किए और माँ बाप के छत्र छाया में रह के तैयारी किए। जैसे यूपीएससी जैसे ही नाम आता है, बहुत लोग तो बीपीएससी के लिए दिल्ली चले जाते हैं। यूपीएससी के लिए तो मतलब टैगलाइन है कि दिल्ली जाइए, पटना से नहीं होगा, अपने घर से तैयारी नहीं होगा। क्या अंतर दिखा आपको? जैसे बाकी आपके दोस्त वगैरह भी दिल्ली में पढ़ाई वगैरह करते होंगे, क्या अंतर लगता था, क्या दिक्कत होता था आपको पटना में पढ़ाई करने में? देखिए, अब इतना डिजिटल इंडिया का ज़माना हो गया है कि आई डोंट फील कि कोई भी चीज़ की कमी है यहाँ पे। जो भी चीज़ एक दिल्ली में आप रह करके पा सकते हो, वो भी आपको पटना में भी मिल जाएगा, किसी दूसरे छोटे शहर में भी मिल जाएगा। तो आप बेमतलब का माँ-बाप के ज़्यादा पैसे खर्च करने का एक नया इंतज़ाम जो आप दिल्ली में करोगे, उससे बेटर है कि आप रहो, अपने घर के एनवायरनमेंट में रहो, सुरक्षित रहो और वहाँ से बैठ कर के तैयारी करो। मैं जीता जागता एग्ज़ाम्पल हूँ कि घर में रह करके, खुद से पढ़ाई करके आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। मतलब आपके लिए दिल्ली दूर ही से? गया हूँ, मतलब जब आपके इंटरव्यू के स्टेजेस आए तो मॉक्स देने के लिए गया, बट वो 10-15 दिन का जो समय था, बस उसी समय में मैंने दिल्ली गया। अदरवाइज प्रेपरेशन के सेंस में मैं कभी दिल्ली नहीं गया, कभी नहीं। कभी नहीं। अच्छा सर, जिस तरीके से बहुत सारे छात्र होते हैं, जैसे शुरुआत करते हैं तो समझ में आता नहीं है कि कैसे शुरुआत करना चाहिए यूपीएससी का। अगर हमको यूपीएससी टारगेट है, जैसे आपका स्टेट पीसीएस वगैरह में भी हुआ है, कितने बार हुआ है? 2 दफा, एक बार 64वीं में मेरी रैंक थी 621 बीपीएससी में एंड 68वीं में मेरी रैंक थी 153। जी बीपीएससी में इतना अच्छा रैंक लाने के बाद भी ज्वाइन क्यों नहीं किया है? सर, तमन्ना यही थी कि यूपीएससी के द्वार हमारे लिए खुल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ईश्वर ने थोड़ा सा महिमा दिखाया अपना एंड फाइनली हम वहां पहुंच गए।
रिजल्ट आया होगा, हर चीज सेलेक्ट हो गए होंगे, मेरिट लिस्ट आउट हो गया होगा बीपीएससी का, तो डर नहीं लग रहा था कि अगर बीपीएससी भी छोड़ दिए, यूपीएससी भी नहीं हुआ, तो वो फिर न घर के न घाट के हो जाएगा? डर किस बात का सर, बिहारी आदमी है, बिहारी लोग डरते थोड़े ही है। अपना टशन था, ये था कि हाँ ठीक है, जिंदगी में कुछ अच्छा ही होना है। ईश्वर ने अगर ये छोटा रिजल्ट दिया है हमें, मतलब कि हमारी तमन्ना थी यूपीएससी का, बीपीएससी तक पहुंचा दिया है, तो जरूर यूपीएससी की भी द्वार वो खोलेगा। फाइनली भगवान ने दिया। शुरुआत कैसे करना चाहिए? मान लीजिए कोई फ्रेश छात्र है, जैसे आप सेल्फ स्टडी से बने हैं, और कोई छात्र ऐसा है जो इंटर पास करके ही यूपीएससी के टारगेट कर देते हैं, या ग्रेजुएट होने के बाद टारगेट करें, शुरुआत उनको कैसे करना चाहिए? जैसे आप 9th अटेम्प्ट में क्लियर किए, क्विक सक्सेस के लिए कोई मंत्र देना चाहेंगे आप? देखिए, अगर मैंने कुछ गलतियां नहीं की भी रहती उस समय, जो मेरा पहला प्रयास था, तो मैं पहले प्रयास में ही पार कर चुका रहता क्या इसमें। गलतियां? गलती दो मेरे, एक तो ऑप्शनल रिलेटेड थोड़ा सा मार्क्स कम आ गए मेरे एथिक्स में, और ऑप्शनल के पेपर 1 में, तो ये दो गलतियां थी मेरी। अगर उसी समय 50 नंबर और रहते तो मैं आज टॉप की पोजीशन पे रहता, बट खैर कोई नहीं, ईश्वर कोई शायद लेसन देना चाहते थे या कुछ भी। मैं ये कहूंगा, जो भी छात्र आ रहे हैं, छात्र हैं, नए छात्र आ रहे हैं, मैदान में उतरना चाह रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे वो यूपीएससी हो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको उसका सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस अपने आप में एक क्या बोलते हैं उसको, आपकी बाउंड्री डिफाइन कर रहा है कि आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप पैटर्न को फॉलो करें और जो चीजें बताई गई हैं उनसे ज्यादा अलग हट के ना पढ़े, तो इजीली क्लियर होगा। दूसरा, लोग फोकस क्या करते हैं, फलानी कोचिंग की मटेरियल ले लो, इधर की कुछ और मटेरियल ले लो, किसी और की वीडियो सब्सक्राइब कर लो, ये सब करना मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मत करो, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्टली एनसीईआरटी, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे वो यूपीएससी हो, एनसीईआरटी ओल्ड वंस जो पहले के चलते थे, वो आपको जरूर करना है। तो वो जब मैंने स्टार्ट की तो मैंने सिलेबस कॉपी को सामने में रखा, एंड उसको 10 बार पहले पढ़ा, 4-5 बार पहले लिखा कि मेरे को कीवर्ड्स याद हुए। मैं यूपीएससी की बात बोल रहा हूँ कि यूपीएससी के सारे कीवर्ड्स की, भाई वो पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि अगर इस तरह से अगर आप करोगे तो डेली आपके पास नया मटेरियल आएगा, हर मिनट कोई नई वीडियो आएगी, हर समय कोई नया मटेरियल आएगा, आप कितना पढ़ पाओगे? सिलेबस कॉपी को अच्छे से स्टडी कीजिए। उसके बाद क्लास, अगर किसी को कोई आइडिया नहीं लग रहा है, क्लास 6 की एनसीईआरटीज उठाइए, आपकी हिस्ट्री हो गई, आपका सिविक्स या पॉलिटी जिसको बोलते हैं, ज्योग्राफी हो गई, इनकी बुक्स उठाइए, एंड वहां से आप स्टार्ट कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि पढ़ना क्या है। फिर इसके बाद फिर आपकी जो बेसिक बुक्स है, लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, मृणाल सर के लेक्चर्स हैं इकोनॉमी के लिए, इन सब चीजों पे भी आएंगे आप। लेकिन पहला जो फाउंडेशन है, जो भगवत गीता है आपकी, वो है एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 12th। आप पहले ओल्ड वंस पढ़े, उसके बाद नई वाली पढ़े, लेकिन सबसे पहला फाउंडेशन आप ओल्ड वन से बनाए। टॉपर स्ट्रेटजी या टॉपर्स नोट्स को फॉलो करते थे? क्योंकि इस समय एक और कहावत चल रहा है कि नेवर ट्रस्ट ऑन टॉपर स्ट्रेटजी। नहीं, हाँ बिल्कुल, हर इंसान का अपना एक पैमाना होता है, हर इंसान का पढ़ने का अपना एक ढंग होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा करें। मैंने भी टॉपर्स के नोट्स और टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का कोशिश किया था। अब मैं अगर आपको बोल दूं कि क्योंकि मैं सवेरे उठता हूँ, तो मैं 5-6 बजे उठने वाला इंसान हूँ, आप शायद 9 बजे उठते होंगे, कोई 10 बजे उठता होगा, तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप 6 बजे उठ के पढ़ाई करना चालू कर दो, आपसे होगा नहीं। आप 1-2 दिन कर पाओगे, तीसरे दिन नहीं करोगे। जो आपकी शारीरिक मर्यादा है उसके हिसाब से आप अपना कुछ एडजस्ट करके एक शेड्यूल बनाओ। डेली 8 से 9 घंटे पढ़ने की कोशिश करो कि हाँ भाई मुझे 8 से 9 घंटे निकालने ही है। मैं अगर एक दिन उठा, मुझे लगा कि नहीं आज तो मैं बहुत जोशीला फील कर रहा हूँ, 17 घंटे पढ़ूंगा, अगले दिन आप 17 घंटे या 7 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो, वो नहीं करना है। कंसिस्टेंट रहना है आपको कि हाँ पहला दिन भी हमने 8 घंटा पढ़ा, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन भी, तभी ये एग्जाम क्लियर हो सकता है। पीटी मेंस की तैयारी एक साथ करना है यूपीएससी का, या अलग अलग करना है? पीटी हो गया उसके बाद मेंस में कूदना है, कैसे करना है पीटी और मेंस की तैयारी? देखिए, ये गलती मैंने भी की, क्योंकि जब मैंने पहला प्रयास दिया था उस समय मैंने मेंस की तैयारी बहुत अच्छी की थी, तो मेरा पीटी भी हो गया एंड मेंस भी हो गया। मतलब कट ऑफ तक तो नहीं जा पाया, बट ठीक है, मेरे अच्छे नंबर आए थे। फिर उसके बाद पीटी के लिए मैंने जब चौथे प्रयास में अपना बहुत ज्यादा फोकस डाल दिया, इसलिए क्योंकि मेरे 2 दफा पीटी क्लियर नहीं हो रहे थे, तो क्या हुआ, मेंस आपका थोड़ा सा कम नंबर आ गए। तो मैं यही कहूंगा कि फोकस अपॉन मेंस, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे वो यूपीएससी हो, मेंस के ऊपर आप फोकस रखें, पीटी आपका हो जाएगा। पीटी के लिए आपको मुश्किल से 30-40 दिन का समय रहता है, जिसमें आपको डेडिकेटेड रूप से बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, छोटे बड़े डिटेल्स होते हैं, उनको पढ़ना रहता है। लेकिन अगर मान लिया जाए, कभी कभी क्या होता है कि एक बड़ी अच्छी मूवी थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसमें एक सीन दिखाता है कि एक बंदा आता है, वो जय माता दी बोल के टिक मारता है और उसके सारे सही हो जाते हैं, वो टॉप कर जाता है। तो प्रीलिम्स जो है कभी कभी लक का भी गेम है, आपके हो सकता है ग्रह नक्षत्र उस समय साथ दे दे, आप शायद क्लियर कर जाए, लेकिन जी आपके अनुसार पेपर आ जाए। लेकिन जब मेंस में एक्चुअल कमाल करना है, उस समय आप धराशायी हो जाओगे। तो इसीलिए मेंस पे पहले फोकस रखना है। 3 घंटे में जो वो आंसर्स लिखने का अभ्यास है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है कि आपको पेपर कंप्लीशन करना है, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे वो यूपीएससी हो।
यूपीएससी की अगर बात करें तो बिहार के लिए जाना जाता है, बिहारियों को कहा जाता है कि कहीं हो या ना हो, यूपीएससी में बिहारी झंडा गाड़ के आते हैं, और आप भी बिहारी हैं। कोई ऐसा सवाल जो इंटरव्यू में पूछा गया हो जो आपको अभी भी याद हो, क्योंकि 9th प्रयास में आप पहली बार इंटरव्यू में गए। जी, नहीं, इंटरव्यू बोर्ड काफ़ी अच्छा था, जेनरस थे, बहुत लोग हमें बोला कि आप आराम से बैठो, कोई चीज़ चाहिए, पानी-वानी चाहिए, कोई तकलीफ़ है तो बताओ, बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टेबल हमें फ़ील कराया। और क्योंकि मेरी पैदाइश जो है नालंदा बिहार शरीफ की है, तो सबसे पहला सवाल उनका वही था कि आप नालंदा के बारे में कुछ डिस्क्राइब करो। फिर मैं 2-4 लाइन मैंने बोला होगा, फिर मैं रुक गया क्योंकि बाकी जो मॉक इंटरव्यूज़ थे उसमें उन्होंने बोला था कि 20 से 40 सेकंड तक ही बोलना, तो मैं रुक गया। फिर उन्होंने बोला नहीं आप कंटिन्यू करो। फिर उसी चीज़ के बाद फिर और क्योंकि मेरी जो हॉबीज़ थी वो थी रिलिजियस टूरिज़्म, मंदिर भ्रमण करना, तो उनसे बहुत उन्होंने चीज़ें पूछी। जिम करना मेरी हॉबी है तो उसके बारे में उन्होंने पूछा। फिर ओल्ड हिंदी म्यूज़िक उसमें भी मेरा थोड़ा-सा इंटरेस्ट है तो उससे उन्होंने पूछा। बहुत तरह की चीज़ें थी बट ऐसा कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा क्योंकि मेरा 9वां और आखिरी प्रयास है तो मेरे साथ भेदभाव हो रहा हो। मेरे 187 नंबर आए हैं जो इंटरव्यू के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। जी, तो बस ये था कि घर हाँ का माहौल कैसा था जब आप बोले होंगे, घर में माँ को फोन किए या पिताजी को फोन किए होंगे, तो घर का माहौल क्या था? एक यूपीएससी टॉपर होने के बाद माहौल ही पूरा बदल गया होगा, घर का माहौल क्या था? जी, जी, बिल्कुल रिजल्ट आने के बाद क्या रिएक्शन था आपका, उसके बाद क्या? क्योंकि जिस समय रिजल्ट आया था मैं घर पे ही था, अपने रूम में था, मम्मी-पापा अपने दूसरे रूम में बैठे हुए थे एंड ये स्पेकुलेशन सवेरे से चल रही थी कि आज आएगा। ये तो पता था कि आने वाला है बट किस समय आएगा ये नहीं पता था। तो जब वो पीडीएफ आई, तो मेरे तो हाथ बिल्कुल काँप रहे थे। मेरे को लगा कि अगर नहीं हुआ तो मेक इट एंड ब्रेक इट वाला सिचुएशन है, मैं क्या मुँह दिखाऊँगा? तो मैंने पहले अपना 50 जो ऊपर के रोल नंबर्स हैं उनमें देखा कि नाम है या नहीं है, तो मैंने देखा कि यार इसमें तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब अगर वैसे करके 37-40 पेज का वो रिजल्ट था वैसे करके जाऊँगा तो मैं तो बेहोश हो जाऊँगा। तो फिर मैंने अपना नाम वैभव डाला, सर्च मारा तो 5 रिजल्ट्स आए। तो मेरे को लगा चलो किसी वैभव का तो हुआ है। फिर पहला वैभव नहीं था, दूसरा वैभव नहीं था, तीसरा एंटर मारा तो मेरा नाम आ गया। तो फिर मैंने सोचा अच्छा चलो ठीक है नाम तो आ गया, फिर रोल नंबर वाला भी इश्यू हो जाता है लोगों का। मैंने रोल नंबर मिलाया, एडमिट कार्ड से मिलाया जबकि मेरे को याद था रोल नंबर, फिर भी मैंने मिलाया, 2-3 दफा मिलाया। ऐसा करते-करते मेरे को 20 मिनट लगा प्रोसेस करने में कि ठीक है मेरा रिजल्ट फाइनली आ गया है। इसके बाद मैं बाहर निकल करके मम्मी-पापा दोनों को बोला कि थोड़ा-सा आइए यार आप लोगों से बात करना है। दे वर अनअवेयर, उनको एकदम बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा हो सकता है। बताया तो पापा अचंभित रह गए, मम्मी डांस करने लग गई, बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़ी देर के बाद ढोल ताशे, अड़ोसी-पड़ोसी आए, माला वाला पहनाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। साथ एक इंटरव्यू देख रहे थे आपका, शादी उदी कर रही है कि नहीं? नहीं, 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 अभी नहीं नहीं है। अभी एक नहीं। इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें आप अपने गर्लफ्रेंड को क्रेडिट दे रहे थे, और बहुत सारे यूपीएससी टॉपर्स हैं जो क्रेडिट देते रहे हैं, जैसे दिनेश कटारिया वगैरह का एग्जाम्पल भी लोग देते हैं। कितना योगदान था आपके गर्लफ्रेंड का? जी, अब तो एक्स हो गई हैं लेकिन हाँ, उनका योगदान काफ़ी शादी हो रहा। गया उनका? नहीं, नहीं, अभी नहीं हुआ है। रिलेशन मतलब कट आउट हो? फिलहाल के लिए तो जी। तो बट हाँ, उनका सहयोग काफ़ी रहा। बातचीत के आई मीन जो हमारा फ़ेज़ था, अच्छा रहा। उनके समर्थन से, सपोर्ट से काफ़ी प्रोत्साहन मिला। हाथ उन्होंने तब थामे रखा जब बिल्कुल अकेला लोनली फ़ील कर रहा था क्योंकि 9th अटेम्प्ट तक आते-आते आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हो। तो उस समय उनका सहयोग काफ़ी रहा। मैं आज भी उनको धन्यवाद करता हूँ, मैं हमेशा करते रहूँगा। बट हाँ, पहले जैसे जो सिचुएशंस थे वो आज शायद नहीं है। आज नहीं है? आज नहीं चाहते हैं कि जब सफलता मिली तो उनके साथ सेलिब्रेट करें? नहीं बिल्कुल सेलिब्रेशन दोस्ती है, मित्रता है बट अभी फ़िलहाल कोई दूसरा एंगल इन्वॉल्व नहीं है। कितना सहयोग, साथ में पढ़ाई वगैरह करती थी नहीं, या? नहीं ऐसा कुछ नहीं था बस एक था कि हाँ, कोई इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में आपको प्रोत्साहित कर रहा है, मोटिवेटेड रख रहा है, खुश रख रहा है, बातचीत कर रहे हैं क्योंकि घर में रहते थे तो एक घर की मर्यादा है कि आप बाहर समय से ज़्यादा देर नहीं रह सकते हो, तो बहुत सारी बाध्यता थी जिसकी वजह से ही मतलब एक तरह से अनबन या तनाव भी कि हाँ भाई आप ज़रूरत से ज़्यादा समय नहीं दे सकते हो, तो वो भी एक बाध्यता थी हमारे लिए। थोड़ा इस पे बात करते हैं, जैसे बिहार की अगर बात करें, जैसे ही गर्लफ्रेंड का नाम आता है लोग सीधा निगेटिव वे में ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गर्लफ्रेंड मतलब बर्बादी, बर्बाद कर देगा हमारे लड़के को या हमारे दोस्त को बर्बाद कर देगी, पैसा लूटेगी, ये करेगी वो करेगी। क्या पढ़ाई पीरियड में गर्लफ्रेंड होना जरूरी है, या अगर है तो किस वे में यूज करते नहीं देखिए मैं किसी को भी बोलता हूँ चाहे वो आपके छात्र हो या छात्रा हो। देखिए कोई भी प्रोसेस है आप एग्ज़ाम देने आए हो, आप पढ़ने आए हो तो फ़ोकस आप पढ़ाई के ऊपर रखो, ज़्यादा अच्छा आपके जीवन में यही रहेगा। क्योंकि कोई भी तरह का डिस्ट्रैक्शन अगर आप मान लो कि आज आपके मतलब मैं एक एक्स्ट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। तो मेरे 10-15 फ्रेंड्स हैं, ठीक है? अब हर फ्रेंड में किसी न किसी का बर्थडे रोज़ आ जाएगा, तो आप हर दिन किसी न किसी को टाइम दोगे, है कि नहीं? तो आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ही टाइम आपका कम होगा पढ़ाई में से।
आप अपना फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा लिमिटेड रखो। कोई इंसान, मैंने भी ऐसा नहीं कि हाँ चाह करके कि हाँ नहीं मुझे इस तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट करना है, किसी के साथ मतलब बातचीत करनी है, लेकिन ठीक है कभी कभी क्या होता है कि आदमी बातचीत करने के दौरान किसी से कनेक्शन बैठ जाता है। बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जो 1-2 साल, ये परीक्षा या कोई भी परीक्षा जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये 1-2 साल से ज्यादा लंबी खींचनी नहीं चाहिए। ठीक है मेरी ज्यादा खींच गई, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं सजेस्ट करूंगा कि 1 से 2 साल से ज्यादा समय आप दें, क्योंकि हर इंसान का एक ये जो पीरियड है जिसमें हमें पढ़ाई करके अपना करियर भी बसाना है, ये वही पीरियड है जिसमें आपको ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होगा। ये वही पीरियड है जिस समय आपको दुनिया देखनी है, आपको ट्रैवल करना है, आपको अपनी हॉबीज एक्सप्लोर करनी है, आपको बहुत तरह की चीजें करनी है। तो आप जितना ज्यादा समय प्रोसेस में रहोगे, उतना ही कम समय आपको आपका जीवन एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। तो मैं कोशिश का आप ये करो कि पहले पढ़ाई कर लो, 2 साल में आप अपना जॉब ले लो बढ़िया, जिस जगह पे आप सेटल होना चाहते हो, उसके बाद तो जिंदगी आप ही की है। पिताजी क्या करते हैं वैभव? पिताजी फिलहाल तो अब रिटायर्ड हो गए हैं, जल संसाधन विभाग में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पद से, बिहार सरकार। जितने भी लोग देख रहे हैं, लास्ट में उनको क्या सजेशन देना चाहिए? मैं यही सजेशन दूंगा, एक बड़ी अच्छी लाइन है जो मेरे जीवन का आई गेस सारांश होगा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, उसके ऊपर विश्वास रखिए, अपने कर्म पे विश्वास रखिए, फल की चिंता मत कीजिए, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। बस यही मेरी अंतिम पंक्ति होगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।